पहले जब मैंने आवाज़ सुनी थी तो कुछ चौंका था, मगर इस वक्त बेला का ख्याल जहन में नहीं आया था। इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे ज़ख्मी हालत में पंडित भैरू के बंगले में छोड़ कर आया था। समुद्रा और रत्ना इसकी निगरानी के लिए मौजूद थीं और मैंने समुद्रा को ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि वो बेला का ख्याल रखें। और अब बेला को अपने सामने देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। दिमाग में धमाके से होने लगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर हकीकत को झुटलाना भी मुमकिन नहीं था। वो बेला ही थी जिसने इस वक्त समुद्रा का शबखाबी का एक ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। अब तक तो तुम बहुत जहानत का सबूत देते आए हो ना जी, बेला मेरी तरफ देखते हुए कह रही थी। लेकिन बिलाखिर अकल तुम्हारा साथ छोड़ ही गई। तुमने मेरे पैर के अंगूठे का नाखून उखाड़ा। इस वक्त मुझे जो अजियत उठानी पड़ी वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तुम्हें नागराज के बारे में कुछ नहीं बताया, और मेरे साथ पंडित भैरू के वहशियाना सलूक के बाद मैंने तुम्हें पूछे बगैर इसका ठिकाना बताया। मैंने जो जुल्म की दास्तान सुनाई थी, तुमने इस पर यकीन कर लिया, और मुझे यकीन था कि जब तुम यहाँ आओगे तो मुझे बंद करने के बजाय इन लड़कियों में से किसी को मेरी निगरानी के लिए छोड़ आओगे। तुमने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि शायद यहाँ के बारे में मेरी इतला गलत हो, या आदमियों की तादाद के बारे में धोखा देने की कोशिश की गई हो, मगर तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं खुद तुम्हारे पीछे यहाँ पहुँच जाऊँगी। हाँ, ये वाकई नहीं सोचा था, मैंने जवाब दिया। तुम अगरचे शदीद ज़ख्मी थी और मेरे ख्याल में कई रोज़ तक बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरा वास्ता तुम जैसी अय्यार तरीन औरत से है। मुझे नहीं मालूम तुमने समुद्रा और रत्ना के साथ क्या सलूक किया है। वैसे तुमसे किसी भलाई की तवक्का तो हरगिज़ नहीं की जा सकती। वो दोनों जिंदा हैं, बेला ने जवाब दिया। रत्ना को मैंने हाथ बांध कर डाल दिया था और समुद्रा वो भाग गई। जब मैं रत्ना को काबू में करने की कोशिश कर रही थी तो वो मौके से फ़ायदा उठाकर खिसक गई। मैंने इसे पूरे बंगले में तलाश कर लिया, तहखाने में भी देख लिया, इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो अपनी जान बचाकर भाग गई, और तुम जानते हो अपनी जान सबको प्यारी होती है। बहरहाल वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। इसके चेहरे पर गर्व के आसार नुमाया थे। वो पता नहीं किस तरह यहाँ तक पहुँची थी, और इस वक्त शायद वो खड़े रहने में भी तकलीफ महसूस कर रही थी। बहरहाल अब तुम्हारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तुमने हमारी तवक्का से बढ़कर यहाँ तबाही और बर्बादी फैलाई। अगर तुम्हें अलका अग्निहोत्री और पंडित भैरू जैसे गद्दारों की मदद न मिलती तो पहले ही रोज़ तुम्हारा किस्सा तमाम हो चुका होता। मगर दुख की बात यह है कि तुम्हें कदम कदम पर गद्दारों का सहारा मिलता रहा और तुम हमारे खिलाफ कामयाबियाँ हासिल करते रहे। हमारे कुछ अहम आदमी भी तुम्हारे हाथ मारे गए। अगर तुम बचकर निकल जाते तो मुझे अफसोस होता, लेकिन बहरहाल आज हमारे दोनों मिशन पूरे हो गए। तुम भी हमारे काबू में आ गए और नागराज का मिशन भी पूरा होगा। यूं तो नागराज अपने तैयार किए हुए इंजेक्शन कैंप में जिंदा बच जाने वाले चंद आदमियों पर आजमा चुका है, मगर इसकी आखिरी आजमाइश आज तुम पर और तुम्हारे साथियों पर की जाएगी। नागराज, क्या देख रहे हो? तुम्हारा शिकार, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे सामने है। इसने आखिरी अल्फाज नागराज को मुखातिब करके कहे थे, और इसने जिस अंदाज में नागराज को मुखातिब किया था, इस पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। लगता था नागराज इसका कोई अदना मातहत हो। यस मैडम, नागराज बोला। मैं एक बार फिर चौंक गया। तुम्हें हैरत हो रही होगी, बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नागराज दूसरों के लिए हवा है, लेकिन मेरे लिए इशारों पर चलने वाला कुत्ता। तुम्हें झूके अब ख़त्म हो जाना है, इसलिए तुम्हें ये राज भी बता रही हूँ कि जहरीले इंजेक्शनों वाला मंसूबा मेरे ही जहन की पैदावार है, और नागराज मेरे ही हुक्म पर इस मंसूबे पर काम कर रहा है। इसका मतलब है ये कोई बहुत ही ऊंचा खेल खेला जा रहा है, मैंने कहा। बेला की इस इंकशाफ पर मुझे शदीद हैरत हुई थी। हाँ, ये वाकई ऊंचा खेल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा, बेला ने जवाब दिया। इसने दूसरे दो आदमियों को इशारा किया। इन दोनों ने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे हाथों से गिरफ्त में ले लिया। बेला नागराज की तरफ मुतवज्जा हो गई। नागराज, अपना काम मुकम्मल करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वाकई ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि चंद लम्हों बाद तुम्हारा अंत होने वाला है। सीढ़ियों के ऊपर से ये आवाज़ सुनकर सभी उछल पड़े थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो समुद्रा थी जो काराकोफ राइफल लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी थी। अपने हथियार फेंक दो, वरना सबको भून कर रख दूंगी। समुद्रा के मुंह से निकलने वाली कुर्राहट बड़ी खौफनाक थी। बेला की आंखों में उलझन सी तैर गई। इसने राइफल फेंक कर अपने साथियों को इशारा किया। दोनों आदमी मुझे छोड़कर पीछे हट गए। अमरीश पंडित ने अचानक ही एक तरफ चलते हुए सीढ़ियों की तरफ फायर खोल दिया। इसकी चलाई हुई गोलियां तो समुद्रा का कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, अलबत्ता समुद्रा की राइफल से निकलने वाली गोलियों ने इसे ढेर कर दिया। तहखाने में दूसरी मरतबा गोलियां चली थीं। दो आदमी ढेर हुए थे। मेरा ख्याल था कि ऐसी संगीन सूरत हाल देखकर मधु हस्बे मामूल कांपना शुरू कर देगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसने लपक कर अपनी राइफल उठा ली और इसे नाल की तरफ से पकड़कर लठ की तरह घुमाया। राइफल का बट नागराज के कांधे पर लगा। नागराज चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर गिरा। सुरिंज इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मधु ने नागराज को संभलने का मौका दिए बगैर इस पर हमला कर दिया। वो राइफल के बट से इस पर ज़रबे लगा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, इस पर जुनून सा तारी हो रहा था। हैरत मुझे नागराज पर हो रही
थी। वो देवकामत आदमी था, बात करता तो दूसरे का कलेजा दहल जाता था। इसके नाम की इतनी दहशत थी कि लोग थर थर काँपने लगते थे। मेरा 2-3 मरतबा इससे आमना सामना हो चुका था। इसे देखकर लगता था जैसे ज़मीन का खुदा यही है, लेकिन अब वो एक औरत से चूहे की तरह पिट रहा था और कोई मुज़ाहमत करने के बजाय अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन पर इधर उधर लौट रहा था। और मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि ऐसे सफ़ाक, दरिंदा सिफ्त और बेरहम लोगों की ताकत अपने आप में नहीं, इन गुर्गों में होती है जो इनके गिर्द हिसार बनाए रहते हैं। वो अपने हाथों पैरों को हरकत नहीं देते, दूसरों को हुक्म देते हैं, और जब खुद काबू में आ जाते हैं तो गुब्बारे की तरह इनकी सारी हवा निकल जाती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मधु एक और ज़रब लगाते हुए चीखी। मेरा शक्ति तुम्हारी वजह से मारा गया, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और फिर इसने लपक कर फर्श पर पड़ी हुई सुरिंज उठा ली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, मधु ने निडल नागराज के पहलू में पेवस्त कर दी और पूरी कुव्वत से सुरिंज का पिस्टन दबा दिया। मैं उछल कर मधु की तरफ लपका, मगर वो अपना काम कर चुकी थी। इसी लम्हे नागराज के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो अपनी जगह से उछला और फिर नीचे गिरा। इसने मुझे ब्लफ करने की कोशिश की थी कि दुनिया का कोई जहर इस पर असर नहीं करता। ये जहरीला इंजेक्शन इसी का तैयार किया हुआ था और आखिरकार खुद इसका शिकार हो गया था। तहखाना नागराज की चीखों से गूंज रहा था और वो गेंद की तरह ज़मीन पर उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा, इसके चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो गया था, आंखें वहशत से फटी पड़ी थी। दूसरे दोनों आदमियों को मिट्ठू ने राइफल की जद पर ले रखा था, वो भी खौफ से थर थर काँप रहे थे। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ देखने लगा। अब वो पहले की तरह ज़्यादा नहीं उछल रहा था, इसके होंठों, नाक और कानों से खून बहने लगा था। मैंने गर्दन घुमाकर मिट्ठू राम की तरफ देखा। इन दोनों आदमियों को हरकत करते देखकर मैं चीख उठा, मिट्ठू बचो! और फिर तहखाना एक बार फिर फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। सीढ़ियों पर खड़ी हुई सुमित्रा ने भी इन दोनों को मिट्ठू पर हमलावर होते देख लिया था और फायरिंग इसने की थी। वो दोनों छलनी होकर ढेर हो गए। मिट्ठू राम भी बदहवास होकर एक तरफ गिर गया। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अब ज़मीन पर पड़ा फड़क रहा था। इसके जिस्म पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। इसकी खाल बंजर और खुश्क ज़मीन की तरह चटकने लगी थी। मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ बेला के करीब पहुंच गया। अपनी नागराज का अंजाम तो तुमने देख लिया है, मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, इसने अपने जहरीले इंजेक्शन का फार्मूला कहीं लिखा नहीं होगा। मैं इसकी फितरत समझ गया था, वो बहुत चालाक आदमी था। अगर इसने फार्मूला कहीं लिखा होता तो बहुत पहले तुम ही लोगों के हाथों मारा गया होता। ये फार्मूला इसकी ज़िंदगी की ज़मानत बना हुआ था, जिसे इसने अपने सीने तक महदूद रखा, और अभी इसके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने ना सिर्फ अपने बेगुनाह हमवतनों को एक बहुत बड़े अजाब से बचा लिया है, बल्कि इस शहर के वासियों को भी एक अफरियत से निजात दिला दी है। बेला पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही और फिर अचानक ही मुझ पर झपट पड़ी। वो बिल्ली की तरह गुर्राते हुए नोकीले नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना चेहरा बचाने में तो कामयाब हो सका, मगर मेरी गर्दन इसके काबू में आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाने में कामयाब हो सका था, और फिर मैंने बेला को उठाकर दूर पटक दिया। वो चीखती हुई कई फीट दूर ज़मीन पर गिरी। वो उठकर मेरी तरफ झपटी, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई एक बार फिर ढेर हो गई। मुझे तुम पर पहले भी शुबा था, और अब मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मैंने बेला को बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस मरतबा वो ज़मीन पर पड़ी कराहती रही। मैंने इसे छोड़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और मेज़ पर पड़ी हुई शीशे की मटकी का निशान लेकर ट्रिगर दबा दिया। मटकी चकनाचूर हो गई और इसमें भरा हुआ सब्जी माइल सियाल बिखर गया। मैंने पैर की ठोकर से मेज़ भी पलट दी और सियाल से भरी हुई सुरिंजें पैरों में मसल कर तोड़ डाली। समुद्रा भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। इसने बेला को राइफलों की जद पर ले रखा था। बेला अकेली रह गई। बेला के आने से बाजी हमारे हाथ से निकल गई थी, मगर समुद्रा ने सूरत-ए-हाल को काबू में कर लिया था, और मेरे ख्याल में इस मार्के की कामयाबी का सहरा समुद्रा के सर ही बांधना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने समुद्रा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? मैं तो इसके साथ आई थी। समुद्रा ने मुस्कुराते हुए बेला की तरफ इशारा किया। ये बकवास करती है, मेरे साथ नहीं आई, बेला चीखी। मैं तुम्हारे ही साथ आई हूँ, सुरख फिएट में, समुद्रा ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, रत्ना जब तुम्हारे कमरे में गई तो इसके थोड़ी ही देर बाद मैं भी इसी तरफ गई। दरवाजे पर पहुंचकर मुझे कुछ शुबा सा हुआ। मैंने की होल से झांक कर देखा, तुम रत्ना को पलंग पर बांध रही थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं बंगले से भाग गई और फिएट की डिग्गी में छुप गई। तुम जो कुछ कर रही थी इससे मुझे यकीन हो गया था कि तुम इन लोगों के पीछे जाओगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। ये इत्तेफाक था कि मैंने बंगले से निकलते हुए तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन ली थी। इस तरह मुझे फौरी तौर पर कार में छुपने का फ़ैसला करना पड़ा। बस सूरत दीगर हो सकता था, मैं किसी और कार्रवाई के बारे में सोचती। बहरहाल मेरा फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ।
तुम तकरीबन 20 मिनट बाद बंगले से बाहर आई थी। इस दौरान तुम यकीनन मुझे बंगले के अंदर और तहखाने में खोजती रही थी। तुम कई रोज से हमारे साथ थी। इस दौरान तुम देख चुकी थी कि बंगले का बाहर का गेट किस तरह खोला और बंद किया जाता है। तुमने पहले अंदर से बंगले का गेट वाला स्विच ऑन किया और फिर फिएट में आकर बैठ गई। मैं डिग्गी में दुबकी बैठी रही थी। कार की तेज़ रफ्तारी से मेरा इंजन पिंजर ढीला होगा। मुझे ये भी अंदेशा था कि तुम्हें कार में मेरी मौजूदगी का शुबा न हो जाए। यहाँ पहुंचकर तुम कार से उतरी तो मैं डिग्गी का ढकना उठाकर तुम्हें देखती रही कि किस तरफ गई हो। इत्तेफाक से फिएट की पिछली सीट पर यह कार ऑफ रखी हुई थी। मैंने डिग्गी से निकलकर राइफल उठाई। चट्टान के करीब दूसरी कार देखकर मैं समझ गई कि नाजी लोग यहीं पर हैं। मैंने जल्द ही खंडरों में इस चट्टान में वो खूह तलाश कर ली थी। तुम कार से उतरकर इस तरफ गई थी, इसलिए मुझे भी ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इस तहखाने का रास्ता भी खुला हुआ था। अगर मुझे यहाँ पहुँचने में 1 मिनट की ताख़ीर हो जाती तो राक्षस नाजी को ख़त्म कर चुका होता। इसने खामोश होकर नागराज की तरफ देखा। मेरी नज़रें भी इस तरफ उठ गईं। नागराज बेहिस्सो हरकत हो चुका था। इसके जिस्म की दरारों से खून रिस रहा था। अब चलने का इरादा है या यहाँ बैठकर मातम करना चाहती हो? मैंने कहते हुए बेला की तरफ देखा। बेला खामोशी से हमारे साथ चल पड़ी। इसकी चाल में लंगड़ाहट थी। इस भाग दौड़ की वजह से इसकी टांगों के ज़ख्म तकलीफ़ दे रहे थे। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि इतनी ज़ख्मी होने के बावजूद इसने ये भाग दौड़ कैसे कर ली। हम 5 लाशें इस तहखाने में छोड़कर बाहर निकल आए। सबसे आगे मिट्ठू राम था, इसके पीछे बेला, फिर मैं और मेरे पीछे सुमित्रा और मधु थी। खंडरों से निकलकर हम कारों के करीब आ गए। सुरख फियाट सफ़ेद टोयोटा से चंद गज पीछे खड़ी थी। फियाट ले जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम 5 टोयोटा में समा सकते थे। मैंने सुमित्रा को इशारा किया वो स्टीयरिंग संभाले। मधु पैसेंजर सीट पर बैठ जाती और मैं और मिट्ठू राम बेला के साथ पिछली सीट पर। सुमित्रा ड्राइविंग सीट पर जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि बेला ने मुझे ज़ोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर सुमित्रा से टकराया और हम दोनों नीचे गिर गए। मैंने उठने की कोशिश की तो बदहवासी में सुमित्रा से टकरा कर फिर गिर गया। मुझे धक्का देते ही बेला ने चट्टानों की तरफ छलांग लगा दी। मिट्ठू राम इस वक्त कार की दूसरी तरफ था। इसे सामने आने में चंद सेकंड्स लग गए। पकड़ो इसे, भागने ना पाए, शूट कर दो इसे। मैं सुमित्रा को अपने ऊपर से हटाकर उठते हुए चीखा। मिट्ठू राम ने फ़ौरन ही मेरे हुक्म की तामील की। पहाड़ियाँ फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी, मगर बेला निकल गई थी। मैं कारा को उठाकर इस तरफ दौड़ा। चट्टानों में बेला के दौड़ने से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं हर आवाज़ पर फायर कर देता, लेकिन बेला की चीख सुनाई नहीं दी। मैं और मिट्ठू राम तकरीबन आधे घंटे तक बेला को तलाश करते रहे, लेकिन वो तारीकी का फ़ायदा उठाकर पहाड़ियों में गायब हो चुकी थी। मज़ीद भटकने का कोई फ़ायदा नहीं था। हम वापस आ गए। सुमित्रा और मधु कार के करीब खड़ी थी। भाग गई हरामजादी, बैठो जल्दी करो। मैंने कार का ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। सुमित्रा पैसेंजर सीट पर बैठ गई और मधु और मिट्ठू राम पिछली सीट पर बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट करके यू टर्न लिया और कार को तेज़ी से वापसी के रास्ते पर दौड़ा दिया। बेला पहाड़ियों में अंदर की तरफ गायब हुई थी। इसी शहर तक पहुंचने में 2-3 घंटे ज़रूर लगेंगे। अगर इसके ज़ख्मों ने परेशान किया तो ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, और मेरे ख्याल में हमें 3-4 घंटों की मोहलत थी और मुझे इस दौरान बहुत कुछ करना था। सड़क पर आकर मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इस पुलिया से अभी मैं दूर ही था कि मिट्ठू राम ने कहा, अब तो खेल ख़त्म हो चुका गुरु, मुझे इस पुलिया के पास उतार देना। मेरे पास एक महफूज जगह है। मैं रात वहाँ गुजार कर कल सुबह ही इस शहर से चला जाऊँगा और मुझे भी इसके साथ ही उतार देना गुरु। मधु ने कहा, हम इकट्ठे ही कहीं चले जाएंगे। कोई ख़तरा तो नहीं? मैंने पूछा। ख़तरात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रात ही रात में यहाँ से निकल जाएं। मिट्ठू ने कहा। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। पुलिया के करीब मैंने कार रोक ली। वो दोनों नीचे उतर गए और नमस्कार करके पहाड़ियों में गायब हो गए। मैंने कार आगे बढ़ा दी। मज़ीद आधे घंटे बाद हम बंगले में पहुंच चुके थे। सबसे पहले मैं बेला वाले कमरे की तरफ भागा। रत्ना बेड पर बेहोश पड़ी थी। इसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने इसे बंदिशों से आज़ाद कराया और इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। रत्ना 5-6 मिनट बाद होश में आ सकी। ओ, तुम ठीक हो ना जी? सबसे पहले इसने मेरे बारे में पूछा। सुमित्रा और मधु कहाँ हैं? हम सब ठीक हैं, मैंने जवाब दिया। बेला फरार हो गई है, हमें ये जगह छोड़नी है, तुम अपने हवास पर काबू पाओ। मैं रत्ना को लेकर हॉल कमरे में आ गया। रास्ते में मैंने सुमित्रा को बता दिया था कि हमारे लिए कौन सी जगह सबसे ज़्यादा महफूज हो सकती है। भैरू के बंगले से निसफ मील दूर इस टीले की ढलान पर सड़क के किनारे वो छोटा बंगला जिसका रास्ता तहखाने में से जाता था, वही जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महफूज थी। किसी को शुबा नहीं हो सकता था और हम वहाँ से इस बंगले पर भी निगाह रख सकते थे। तहखाने में इस सुरंग का रास्ता इस कदर खुफिया और पेचीदा था कि किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था।
बंगले के किचन और स्टोर में डब्बा बंद खुराक का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद था। हम तीनों मुख्तलिफ़ चीज़ों के डब्बे टोकरियों में भर भर कर तहखाने में पहुँचाने लगे और फिर अपने कपड़े और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी तहखाने में पहुँचा दी गईं। ऊपर का बरामदे वाला हिस्सा खुला ही छोड़ दिया गया था ताकि ये समझा जा सके हम अंदर मौजूद नहीं हैं। मैंने एक ख़तीर रकम भी इस कमरे से निकाल ली थी और फिर एक और हैरत अंगेज़ चीज़ देखने में आई। समुद्रा ने सामने वाली दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का कवर खोलकर इसके अंदर एक बटन दबा दिया। इस कमरे के दरवाजे के सामने एक दीवार उठती चली गई। ये दीवार फर्श से नमदार हुई थी और दरवाजे को छुपाती हुई छत से जा लगी। दरवाजे के दाएं बाएं से भी दीवारें इस तरह इस नई दीवार से मिल गई थीं कि इनमें मामूली सी दुर्स भी बाकी न रहे। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अब कोई भी नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई कमरा मौजूद था। पंडित भैरू ने ये राज मुझसे छुपाए रखे थे। इसका एक ही मतलब था कि इसे मुकम्मल तौर पर मुझ पर एतमाद नहीं था। इस सुरंग में मुनासिब फासले पर बल्ब लगे हुए थे। सुरंग में दाखिल होने के बाद समुद्रा ने वो खुफिया रास्ता इस तरफ से भी बंद कर दिया। निसफ मील तक सामान ले जाते हुए मेरा बदन पसीने से शराबूर हो गया। 5 कमरों पर मुश्तमिल वो बंगला भी ज़रूरत की हर चीज़ से आरास्ता था। सामने की तरफ कुशादा लॉन भी था जहाँ खुदरू झाड़ियों ने कब्जा जमा रखा था। कमरे में हर चीज़ धूल में अटी हुई थी। हमने सामान एक तरफ ढेर कर दिया और कुर्सियाँ झाड़ कर बैठ गए। अब हमें कोई जल्दी नहीं थी। सामान समेटते और शिफ्टिंग में 3 घंटे लग गए थे। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद रत्ना उठकर किचन में चली गई। वो सबसे पहले किचन की सफाई करना चाहती थी ताकि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। समुद्रा मुझे लेकर एक और कमरे में आ गई। ये वसी और अरीज कमरा बेडरूम के तौर पर आरास्ता था। किंग साइज डबल बेड गोलाई में था। इस पर मैट्रेस तो था मगर चादर नहीं बिछी हुई थी। बेड के ऐन सामने वाली दीवार पर एक कुशादा शेल्फ पर टीवी सेट रखा हुआ था। इसके साथ ही दीवार पर एक पैनल भी था जिस पर मुख्तलिफ बटन और डायल लगे हुए थे। एक टीवी सेट बेड के बाएं तरफ ट्रॉली पर भी रखा हुआ था और ट्रॉली के निचले हिस्से में वीसीपी भी रखा हुआ था। मुझे कुछ हैरत भी हुई कि एक ही कमरे में 2-2 टीवी सेटों की क्या ज़रूरत थी। यही सवाल मैंने समुद्रा से किया तो वो मुस्कुराते हुए इस टीवी सेट की तरफ बढ़ गई। इसने एक उठाकर टीवी सेट साफ किया और पैनल पर 1-2 बटन दबाए। टीवी सेट के नीचे पैनल में एक नन्हा सा सुर्ख नुक्ता रोशन हो गया जिसका मतलब था कि सेट में पावर ऑन हो गई थी। समुद्रा ने सेट का एक बटन दबा दिया। स्क्रीन पर करोड़ों की तादाद में रंग बिरंगे नुक्ते चमकने लगे। समुद्रा ने पैनल पर भी एक बटन दबा दिया। स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये किसी ड्राइंग रूम या इस किस्म के किसी कमरे का मंजर था। सोफे पर इनके बीच में शीशे की टॉप वाली सेंटर टेबल नज़र आ रही थी। सेंटर टेबल पर एक मग भी रखा हुआ था दिखाई दे रहा था और फिर दफातन उछल पड़ा। ये दूसरे बंगले के हॉल कमरे का मंजर था। मैंने सेंटर टेबल और सोफे पहचान लिए थे। ये तुम ठीक समझे, समुद्रा मुस्कुरा दी। भैरू ने इन बंगलों की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इस बंगले में ऊपर और तहखाने में 4 जगहों पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं। इनका बड़े बंगले के कंट्रोल रूम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चारों कैमरों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। वो खामोश होकर पैनल पर लगे हुए एक छोटे से लीवर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगी। स्क्रीन पर हॉल कमरे का मंजर बदलता रहा। समुद्रा ने पैनल पर एक और बटन दबा दिया। अब स्क्रीन पर भैरू के बेडरूम का मंजर दिखाई देने लगा। इसने तीसरा बटन दबाया। स्क्रीन पर तहखाने का मंजर उभर आया। चौथा बटन दबाने से तहखाने के इस कमरे का मंजर दिखाई देने लगा। समुद्रा ने फिर हाल कमरे वाला मंजर सेट कर दिया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। हैरत अंगेज मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, भैरू बहुत चालाक आदमी था। समुद्रा ने कहा, वो जानता था कि किसी न किसी वक्त इसे मंदिर छोड़कर भागना पड़ेगा, इसलिए इसने तमाम इंतजामात पहले ही कर लिए थे, मगर वो इसे फ़ायदा न उठा सका। इसने टीवी को इसी जगह पर सेट रहने दिया और पैनल पर एक और बटन दबाते हुए बोली, ये कैमरे बहुत हसास हैं। जैसे ही कोई बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होगा, यहाँ सिग्नल नशर होना शुरू हो जाएगा। बीप बीप की आवाज़ें हमें बता देंगी कि कोई शख्स बंगले में दाखिल हुआ है। भैरू को मैं महज पंडित ही समझता रहा था, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी साबित हुआ था, मगर मौत के सामने इसकी कोई चालाकी काम नहीं आई थी। हम दोनों इस कमरे की सफाई करने लगे। फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के बाद समुद्रा ने अलमारी से एक बेड शीट निकाल ली। बेड पर चादर बिछाने में मुझे भी इसकी मदद करनी पड़ी और फिर इस वक्त रत्ना दरवाजे पर नमदार हुई। चाय तैयार है, आप लोग तशरीफ़ ले आइए, वो मुस्कुराते हुए बोली। हम इसके साथ नशिस्तगाह में आ गए। रत्ना ने सेंटर टेबल और सोफ़े भी झाड़ दिए और किचन की सफाई करके चाय बना ली थी। चाय के कप मेज़ पर रखे हुए थे। पहली मरतबा हमें सुकून से बात करने का मौका मिला था। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र बेला की थी।
मेरे लिए ये इंकशाफ भी बड़ा सनसनीखेज़ साबित हुआ था कि ये सारा सेटअप किसका था और इसने नागराज जैसे शख्स को आगे कर रखा था। दूसरे लोग नागराज के नाम से ही कांपते थे और ख़ुद नागराज बेला के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।